गुड इवनिंग भैया जी, कैसे हो? सब बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ाई हुई आज आपकी? जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फादर ऑफ लोकसभा हैं जीवी मलंकर, ओके। ठीक है, गुड। पहले स्पीकर हमारे यही थे, ठीक है, पहले स्पीकर हमारे जीवी मलंकर साहब ही थे। मैथ्स पढ़ा है आज आपने, ओके, बधाई हो। ठीक है। सो कल हमने दोस्तों अपनी पॉलिटी स्टार्ट की थी, जहां पर मेजर पोर्शन हमने कल कवर किया था, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों जुड़ा हुआ था। सीएपीएफ की क्लास अटेंड करी? काजल, मजा आया? उसका तो पॉलिटी अलग ही लेवल का है। राइट, ये बच्चों वाली पॉलिटी फिर लगेगी आपको। आयशा, मिल चुका है आपका शेड्यूल यार, देख लो उसमें। हम्म। रश्मि, कौन से क्वेश्चन का? डर लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, नाइस यार। और देखो, सीएपीएफ में जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, वो जिनसे आप पढ़ रहे हो वो अलग लेवल है भाई। कभी बताऊंगा मैं उनके बारे में आप लोग को। राइट। चलो, ओके। पेपर टू में पॉलिटी नहीं पढ़ना होता शुभम जी, पेपर वन में पढ़ना होता है। ओके, पेपर पेपर टू में तो आप वैसे पढ़ोगे, रिलेशंस वगैरह पढ़ोगे, गवर्नेंस पढ़ोगे, उसमें ना आप। पॉलिटी अलग होती है, गवर्नेंस अलग होती है। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए, एफकेट के लिए, उस पे आ जाते हैं वापस पीवाईक्यू हमारे पॉलिटी पर, जो एफकेट की पॉलिटी है। और वो जिन टॉपिक्स को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड दोस्तों आपको घूमती हुई दिखेगी, ठीक है। सो कल हमने प्रेम्बल पढ़ा हुआ था। कोई आपसे अगर पूछे प्रेम्बल क्या हमारे जस्टिसेबल होते हैं, आपका जवाब क्या होगा? कि प्रेम्बल हमारे जस्टिसेबल नहीं होते, मतलब यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट देम। दे आर हमारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अलग अलग हमारे जजमेंट्स में आया हुआ था, ठीक है। चलो, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने पार्ट्स देखे, कौन कौन से पार्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट से हम डील करते हैं। ये डायरेक्ट मैच करने को आ जाएगा कौन से पार्ट में क्या है। सो पार्ट वन में हमारा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। पार्ट टू में नागरिकता की हम बात करते हैं, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर ए। तो ये फोर ए तक, और ये पार्ट फाइव आपका यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट सिक्स स्टेट गवर्नमेंट। ये छह पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं। चलो यहीं से हम शुरू करेंगे। ओके। तो यहां पर दोस्तों कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, राइट। अभी हमारे कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए थोड़े रिलेवेंट हैं, या एग्जाम में थोड़े बहुत बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इनसे पहले मैं एक काम करूंगा, इनसे पहले मैं कुछ और जो आपके अमेंडमेंट्स हैं उनके भी लिख दे रहा हूं नाम यहां पर, बट पहले इनको देख लेते हैं। सो पहले हमारा एक होता है 44th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? एंड अमेंडमेंट हम कौन से आर्टिकल से करते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था, कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो कौन सा आर्टिकल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज भी आपने देखी थी दोस्तों कल। बढ़िया। तो दोस्तों, जब हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जिस्टिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, यानी पहली बार जब हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की बात हुई थी, तो ये ईयर था 1951। 1951 में दोस्तों हमारा हुआ था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब आया था? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 1951 में, ओके। ये चीज ध्यान रखना। जिससे आपने क्या किया था? जिससे आपने नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया था। हमारा शेड्यूल नंबर 9 दोस्तों ऐड किया गया था, ठीक। ये चीज ध्यान रखो। तो ये हमारा पहला अमेंडमेंट था दोस्तों। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका। इवन सेवेंथ अमेंडमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या किया था? इसने ये बोला था कि जो आपका एक हाई कोर्ट है, वो कॉमन हो सकता है फॉर मल्टीपल हाई कोर्ट्स, ठीक है। एक हाई कोर्ट हमारा कॉमन हो सकता है फॉर मल्टीपल हाई कोर्ट्स, ठीक है। यानी एक ही हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हो सकता है। एंड सेम फॉर गवर्नर, कि गवर्नर भी दोस्तों हमारे क्या हो सकते हैं? गवर्नर भी हमारे कॉमन हो सकते हैं। यानी एक बंदा अगर यूपी का गवर्नर है, तो वो एमपी के भी हो सकते हैं सेम टाइम पर, या किसी और राज्य के भी हो सकते हैं। ये बात भी सेवेंथ अमेंडमेंट से बोली गई, ठीक है। जब सेवेंथ अमेंडमेंट आया, तो उसके बाद हमारे पास 14 राज्य थे। ये सेवेंथ अमेंडमेंट आपका आता है 1956 में। सो 1956 में वी हैड 14 स्टेट्स,
14 राज्य थे दोस्तों और 6 यूटी थे। आज कितने हैं आपको पता है? तो ये अमेंडमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक आपका अमेंडमेंट है दोस्तों हमारा ट्वेल्थ अमेंडमेंट। ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे हमने गोवा और दादर एंड नागर हवे सॉरी दमन एंड दीव, गोवा एंड दमन एंड दीव को हमने यूटी बनाया था। उसके बाद वी हैव 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने पौंडीचेरी को बनाया था यूटी। पौंडीचेरी को दोस्तों हमने बनाया था दोस्तों यूटी, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है, इसने प्रेसिडेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखा। इसने बोला कि कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते, प्रेसिडेंट को हां बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट, हैज टू से यस टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। रिएक्शन ऑफ कर दे रहा हूं। सो प्रेसिडेंट को दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये 24th अमेंडमेंट के बाद आई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद 35th 36th आप ऑलरेडी जानते हो, सिक्किम से जुड़ा हुआ है। 42nd अमेंडमेंट को आप बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक हमारा प्रेम्बल केवल एक ही बार अमेंड हुआ है और वो इसी अमेंडमेंट से आपका हुआ था। 42nd अमेंडमेंट से ही हमने दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, केवल राइट्स थे। लेकिन 42nd अमेंडमेंट से, जो कि 1976 में आता है, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे दोस्तों ऐड किया था, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद 44th अमेंडमेंट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था, ठीक। देन 73rd 74th अमेंडमेंट हमारे जुड़े हुए हैं किससे? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज से। 97th अमेंडमेंट हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उन्होंने ऐड किया था। 104th अमेंडमेंट, जिसने कि अभी एंग्लो इंडियन का पहले रिजर्वेशन होता था लोकसभा में, आपकी 2 सीट रिजर्व होती थी फॉर एंग्लो इंडियन, उस चीज को अभी हमने रिमूव कर दिया, ठीक। एन आर्टिकल 370 तो आप जानती हो कि ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा हम देते थे, लेकिन वो चीज भी रिमूव कर दी गई, ठीक है। तो ये सारी बातें, कृपया कुछ अमेंडमेंट यहां पर खास हैं जो आपको ध्यान में रखना था। अब लैंग्वेज से जुड़े हुए आपके 3 अमेंडमेंट दोस्तों होते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लैंग्वेज में जब भी आप चेंजेस कर रहे होते हैं तो उससे जुड़े हुए हमारे 3 अमेंडमेंट है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, कौन से शेड्यूल में आपको मेंशन मिलेगा लैंग्वेज का? वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें यू फाइंड मेंशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस? हाँ भाई, ठीक है, शेड्यूल नंबर 8। ओके, अब इस ये बताओ, शेड्यूल नंबर 8 में जो हमारी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22। क्या हमेशा से 22 लैंग्वेज ही थी? जो 22 भाषाएं हैं, क्या हमेशा से 22 भाषाएं ही थी? नहीं, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है और मैं अभी पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर कोई दिक्कत डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो यही बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो भाई, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पर आपके अलग अलग शेड्यूल बनाए गए उसमें, ठीक है। शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, उसके बाद से बाद में ऐड किया गया। लेकिन जब संविधान हमारा बन रहा था उस टाइम पर आपके पास 8 शेड्यूल थे। तो जो हमारा 8th शेड्यूल था, 8th शेड्यूल से हम डील करते हैं लैंग्वेजेस से। 8th शेड्यूल में ओरिजिनली आपकी 14 भाषाएं थी, ठीक है। ओरिजिनली 14 भाषाएं थी हमारी 8th शेड्यूल में, ठीक है जी। लेकिन आज के दिन हमें पता है कि आज के दिन इसमें हमारी टुडे 22 लैंग्वेजेस हैं। आज के दिन 22 भाषाएं हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। इंग्लिश जो है वो हमारे 8th शेड्यूल की कोई भाषा नहीं है, ओके, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमने 3 अमेंडमेंट किया था। सबसे पहले हमने दोस्तों, सबसे पहले 1967 में हमने 21st अमेंडमेंट किया था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 21st अमेंडमेंट करके हमने सबसे पहले सिंधी भाषा को ऐड किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद
फिर हमने 71st अमेंडमेंट किया था, और 71st अमेंडमेंट कर कर हमने 3 भाषाओं को ऐड किया था। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। सो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को हमने ऐड किया था 71st अमेंडमेंट से। एंड उसके बाद लास्ट में 92nd अमेंडमेंट से दोस्तों हमने ऐड किया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, BDMS ऐसे करके याद रखना, BDMS SM, जो भी आपका है, ठीक है, जो भी ट्रिक हो आपकी, ठीक, याद रहेगा। हाँ, गुड। सो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये हैं आपकी वो 4 भाषाएं जो कि आपके 92nd अमेंडमेंट से दोस्तों हमने ऐड किया था। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट से हमने ऐड किया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 पहले थी, 8 बाद में हुई, और टोटल 22 भाषाएं हमारी हो गई। तो ये 3 अमेंडमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेज से जुड़े हुए आपके 3 अमेंडमेंट है भाइयों, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो परफेक्ट। इसके अलावा हम, आपको याद होगा क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हमारी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, और अभी आपकी रिसेंट में कौन कौन ऐड हुआ था करंट अफेयर में आपने पढ़ा है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, ये सारी हमारी क्या है? हाँ, ये सारी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल भाषाएं हैं। ठीक है, चलो वापस। तो अब यहां पर आपके वही शेड्यूल मेंशन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके, उसके अंदर अलग अलग आर्टिकल हैं। लेकिन अगर किसी को देखना है एक और लिस्ट, तो वो होती है शेड्यूल। शेड्यूल में हम अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग चीजें मेंशन करते हैं। इसको याद करने का तरीका सबके पास अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी ट्रिक की जरूरत है आपको शेड्यूल याद करने के लिए, बहुत आसान होता है। तो शेड्यूल नंबर 1 में हम मेंशन करते हैं कितने हमारे राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, उनके नाम क्या है, बस। उसके बाद फिर सैलरी की बात होती है। शेड्यूल नंबर 2 में हम बात करते हैं इमालुमेंट्स की, अलावेंसेस की, प्रिविलेजेस की, किसकी। ये कभी कभी पूछ लेता है आपके हायर एग्जाम में कि जरा बताओ सेकंड या थर्ड शेड्यूल में हम किसकी किसकी बात कर रहे होते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में मेंशन मिलता है आपको प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की, हमारे जजेस की, CAG की, चेयरमैन की, डेप्यूटी चेयरमैन की, एंड आपके जो, कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि गवर्नर, प्रेसिडेंट हमारे हो गए, राइट। दूसरा स्पीकर राज्यों में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उसके बाद CAG साहब, एंड उसके बाद डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेंटर में, स्टेट में, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, बस। इसका मतलब ये हुआ कि PM या गवर्नमेंट के किसी भी बंदे की सैलरी का मेंशन नहीं मिलता आपको सेकंड शेड्यूल में। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, जरा बताओ सेकंड शेड्यूल में किसकी सैलरी का मेंशन नहीं मिलता। ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड शेड्यूल में इन्हीं के, आपके MPs के और इन्हीं सबके कैसे इनको आप ओथ दिलाते हो, राइट, इनके ओथ की बातें आपके थर्ड शेड्यूल में दोस्तों मेंशन है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है आपके सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा में। जैसे करंट में यूपी में मैक्सिमम 31 सीट्स हैं राज्यसभा में, यूपी में मैक्सिमम 31 सीट्स हैं राज्यसभा में, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों डिवाइड होता है। जिस राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा सीट होगी। तो ये आपका फोर्थ शेड्यूल। देन उसके बाद वी हैव शेड्यूल नंबर 5, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करता है अलग अलग राज्यों में। 6th शेड्यूल केवल डील करता है AMTM, ऐसे याद रखना, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सो 6th शेड्यूल डील करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। उसके बाद वी हैव 7th शेड्यूल, जिसमें कि आपको 3 लिस्ट मिलेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हमारी आपको मिलेगा 7th शेड्यूल में। देन 8th शेड्यूल, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसके बारे में अभी आपने देखा। तो किस शेड्यूल में क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी 8 शेड्यूल हमारे तब थे जब संविधान हमारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 11th शेड्यूल को हमने ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट से, और 12th शेड्यूल को हमने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट से। ठीक है, ध्यान रखना। तो 9th शेड्यूल में आप लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हो, 10th शेड्यूल में आप एंटी डिफेक्शन की बात करते हो, राइट,
कि कौन बंदा है जो कि डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब ये क्या होता है भैया, डिस्क्वालीफाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोई इलेक्शन सिंबल है, मान लो मेरा इलेक्शन सिंबल है लैपटॉप, ठीक है? तो मैंने जनता को बोल रखा है कि भाई लैपटॉप पर वोट देना, सब लोग अपना वोट किसको दोगे? लैपटॉप को दोगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया या मैंने उस पार्टी की बात नहीं मानी, तो ऐसे केस में तो ये धोखा हुआ ना जनता के साथ। हो सकता है जनता ने मुझे वोट क्यों दिया, बिकॉज मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ था इसलिए दिया, लेकिन जीतने के बाद जब मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, देन मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। और वही बातें आपको जानने को मिलती हैं 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन लॉ हम इसको कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी पूरी पार्टी ही चली जाती है किसी दूसरे तरफ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उसको बोलते हैं मर्जर। तो अगर 2/3 से ज्यादा लोग अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, देन कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर 2/3 यानी 2/3 से कम लोग किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये है आपका दोस्तों हमारा 10th शेड्यूल की चीजें, 9th 10th 11th 12th, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल की आपकी हमारी दोस्तों चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक? नोट कर लो ये, कम से कम ये चारों, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट आपका डील करता है पंचायती राज से। तो आपके 11th शेड्यूल में टोटल 29 मैटर हैं। 29 मैटर होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये वो 29 मैटर हैं जिस पर पंचायत रूल बना सकती है। एंड देन 12th शेड्यूल डील करता है म्युनिसिपैलिटीज से, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 18 मैटर। और इन 18 मैटर्स पर आपका हमारा म्युनिसिपैलिटी है जो रूल बना सकती है। अब मुझे बताओ सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी कहां स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले आपकी म्युनिसिपैलिटीज स्टार्ट कहां से हुई थी? कैन यू नेम? राजस्थान से तो पंचायती राज हुआ था भाई। ढूंढ के आना तुम, एम से नाम है, ढूंढ के आना, ठीक है? तो राजस्थान से हुआ था पंचायत सबसे पहले, लेकिन आपका कहां से हुआ था हमारा? अबे महाराष्ट्र नहीं, कहां से हुआ था म्युनिसिपैलिटी वो आप बताएंगे, ठीक है? किस जगह से, किस शहर से? तो ये थे हमारे शेड्यूल्स। अब आ जाओ फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 में हमें मेंशन मिलता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है? अब इनके बारे में सवाल आपका नॉर्मल पूछेगा पहले तो आर्टिकल को लेकर, ठीक है? एक बार गो थ्रू कर लो उसको, मुझे बस 1 मिनट देना। चलो। सो ये हमारे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हैं, मेनली उनको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आर्टिकल 14 से 18, हमें मेंशन मिलता है राइट टू इक्वलिटी का। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 23 24 में हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। आर्टिकल 25 से 28 डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 एंड 30 में हमें मेंशन मिलता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का। एंड 32 में आपको मिलेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है? अब देखो हमारे एफकेट के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा आर्टिकल या फिर कुछ फैक्ट पूछ सकता है, राइट? तो यहां सब कुछ लिखा है। पहली बात ध्यान रखना कि ये फंडामेंटल राइट वाली चीजें दोस्तों हमने कहां से ली थी? ये हमने ली थी फ्रॉम यूएसए, ठीक है? अमेरिका से दोस्तों आया था आपका, वहां से हम लोग इंस्पायर हुए थे फंडामेंटल राइट। एक चीज ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट हमें किसके अगेंस्ट मिलता है? तो आर्टिकल 12 में हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेट, स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट, और स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं होता। जब मैं आपको बोलूं कि हमें फंडामेंटल राइट मिलता है अगेंस्ट स्टेट, इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट में सब आते हैं, स्टेट में सारी बॉडीज आती हैं, ओके? सारी बॉडी का मतलब क्या हुआ? सारी बॉडी का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं,
जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट स्कूल क्यों ना हो, एलआईसी हो, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स हो, सरकारी संस्थाएं हो, स्कूल हो, राइट, सरकारी कंपनियां हो, सरकार ऑब्वियसली, पुलिस हो गई, कुल मिला के जब आपको मैं बोलूं ना कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन आएगा, तो स्टेट की डेफिनेशन में हर वो सरकारी बंदा आएगा। ओके, हर वो सरकारी बंदा दोस्तों आता है आपके स्टेट की डेफिनेशन में। ठीक है, ये सवाल सीडीएस में कई बार आता है कि स्टेट के डेफिनेशन में कौन आएगा। केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य की सरकारें भी आएंगी, यानी गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी है, इवन एलआईसी, एलआईसी भी अगर सरकार की बॉडी है तो एलआईसी भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। और आपको फंडामेंटल राइट मिलता है स्टेट के अगेंस्ट। कुछ फंडामेंटल राइट आपको इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलते हैं, लेकिन मेनली फंडामेंटल राइट आपको मिलता है स्टेट के अगेंस्ट। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब ये सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे आपको, किस आर्टिकल में क्या लिखा है, राइट, यहां सब कुछ मेंशन है, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। बट उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, एक सवाल हमारा ये बनता है कि कौन सा आर्टिकल हमारे केवल और केवल नागरिकों के लिए है, नॉट फॉर फॉरेनर्स, नॉट फॉरेनर्स। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं या राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए? अब दोस्तों आर्टिकल 14 से अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 14 में हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल 14 में हम बात करते हैं उसकी कि सब लोग बराबर हैं रूल के सामने। आर्टिकल 14 में आपको मेंशन मिलता है रूल ऑफ लॉ का, इक्वालिटी ऑफ लॉ। एक होता है इक्वालिटी ऑफ लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ लॉ हमने लिया था फ्रॉम यूके एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है फ्रॉम यूएसए। तो इन दोनों का शॉर्ट में मतलब यह है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। अब रियलिटी में क्या होता है वो तुम जानते हो, ठीक है लेकिन कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। तो क्या ये नियम फॉरेनर्स के ऊपर भी लागू होगा? आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कल के दिन अगर फॉरेनर आता है यहां कोई क्राइम करता है तो क्या उसके ऊपर भी ये रूल लागू होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। तो आर्टिकल 14 भैया सबको मिलता है, फॉरेनर को भी और हमारे नागरिकों को भी। ओके, उसके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कौन से ग्राउंड पर? आप किसी की जाति, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन ग्राउंड्स पर दोस्तों यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब आप सोचो, अगर प्लेस ऑफ ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो कल से कोई रशिया वाला बंदा आएगा और बोलेगा हमें भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमारा भी दिल टूटा है, अब क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आर्टिकल 15 अवेलेबल नहीं हो सकता ना फॉरेनर्स को, राइट? तो आर्टिकल 15 जो है वो अवेलेबल नहीं होता फॉरेनर्स को। एंड सेम आर्टिकल 16 में क्या लिखा होता है? राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, मान लो आप 21 साल के हो, तो आप एफकैट का फॉर्म भर पाओगे। आपको हम इस बेसिस पर नहीं रोकेंगे कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, रिलीजन क्या है, कहां से हो, रेस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इस बेसिस पर हम नहीं रोकेंगे कि तुम एफकैट का फॉर्म मत भरो। अगर आप एलिजिबल हो तो हर कोई भर सकता है। यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल, अब इसमें भी हम रशिया वाले को अलाउ कर सकते हैं क्या? सोचो, इसमें भी क्या हम रशिया वालों को अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना भाई? ऐसे तो भाई विदेश के लोग आ जाए पेपर देने है ना। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, उसके बाद आर्टिकल 19, सबसे बड़ा आपका आर्टिकल जिसमें मेंशन होता है बोलने की आजादी, चुप रहने की आजादी, राइट टू प्रैक्टिस एनी, वो आपका क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, कोई भी आप नौकरी करना चाहो, कोई भी बिजनेस करना चाहो, कोई भी ग्रुपिंग बनाना चाहो, कोऑपरेशन बनाना चाहो, सब कुछ कर सकते हो। अब ये हक हम कैसे दे दें विदेशी लोगों को भाई? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और इसके बाद आपके आर्टिकल 29 एंड 30। तो ये याद रखना, ये वो हमारे 5 राइट्स हैं या 5 आर्टिकल्स हैं। ये वो राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। ये राइट्स हम फॉरेनर्स को नहीं देते। ठीक है भाई, ऑल दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल विद
फॉरेनर्स, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है। परफेक्ट, ठीक है जी। चलो आज अब उसके बाद ये आपका हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज है, राइट, यहां पे एक वो लिस्ट लगी थी, नहीं लगी क्या? नीचे हो गया, ऊपर हट गई शायद। चलो ठीक है। यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका आर्टिकल 32, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? जैसे नॉर्मली मान लो हमारे यहां पर एक हायरकी है ना, कि अगर आपको मान लो विवाद है, आपके जमीन का विवाद है, तो जमीन के विवाद को लेकर क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे क्या? नहीं ना, यू कैन नॉट गो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट भैया, बहुत सिंपल सी बात। तो वैसे ही यहां पर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको दोस्तों कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ओके, तो अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन होता है राइट टू क्या, हमारा ये आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये कोई भी अगर आपको नहीं मिला, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। और ये बात भी आपकी एक फंडामेंटल राइट है, सोचो। सो आर्टिकल 32 में ये बात मेंशन होती है कि अगर आपको कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, राइट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और ये चीज भी आपकी फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता आपको। सुप्रीम कोर्ट हैज टू लुक इनटू द मैटर। ओके, सुप्रीम कोर्ट को आपका मैटर देखना ही पड़ेगा कि अरे भैया काहे आए हैं ये, अगर कोई फंडामेंटल राइट के उसके लिए जाता है तो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी ही पड़ती। तो आपने ऐसे बहुत सारी सुनवाई देखी होंगी कि कैसे भैया जी इस ये वाले केस कैसे इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो उसमें यही होता है कि मेजर केसेस में फंडामेंटल राइट का हनन होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई होती है आपकी। तो आर्टिकल 32 आपको 5 तरीके बताता है कि किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट। पहला है हेबियस कॉर्पस, इनको आप रिट बोलते हो। पहला है दोस्तों हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ समवन। जैसे मान लो मैंने आपको किडनैप कर लिया, मैंने कर लिया, पुलिस ने कर लिया, किसी और ने कर लिया, और आपको लगता है कि किडनैप गलत किया है। अब ये नहीं कि तुमने कोई क्राइम कर दिया है और तुम्हें पुलिस उठा ले गई तो तुम पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट कि मिलॉर्ड कैसे मेरे भाई को पुलिस ले गई, तुम्हें भी मारेंगे कि उसने मर्डर किया था इसलिए ले गई भाई। तो अगर पुलिस ने, आपको लग रहा है कि पुलिस ने गलती से उठा लिया या फिर बिना किसी गलती के उठा लिया है, या किसी प्राइवेट बंदे ने किडनैपिंग कर ली, कुछ भी ऐसा है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड वहां पर आप हेबियस कॉर्पस रिट का यूज कर सकते हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी सरकार को या पुलिस को कि यार इस बंदे को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए बिना किसी हार्म किए। बस ये मतलब होता है आपके हेबियस कॉर्पस रिट का हमारा, ठीक है। ये मतलब है हेबियस कॉर्पस का। बस यहां पर ये ध्यान रखना कि आपका जो डिटेंशन हुआ है ना, वो अनलॉफुल हो। अब ऐसा नहीं कि तुमने क्राइम किया है भाई, क्राइम करने के बाद तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है अंदर, उसमें भी तुम रो रहे हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंडमस में क्या होता है, ध्यान रखना, मैंडमस केवल इशू होता है आपके पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। जो आपके पब्लिक सर्वेंट हैं उनके अगेंस्ट इशू होता है, जहां पर कोर्ट ये क्वेश्चन करती है, मान लो कोई गवर्नमेंट सर्विस से है, आप लोकल अफसर बनोगे, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप हो, और आप अपना काम सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो, सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, देन कोर्ट कैन आस्क यू क्वेश्चन कि भैया काम काहे नहीं करते तुम भाई, अपना काम सही से करो यार तुम। ओके, तो यहां पर किसी भी पब्लिक सर्वेंट से कोर्ट जवाब तलब कर सकती है कि यार तुम अपना काम करो, काम सही से नहीं कर रहे हो। देन आता है तीसरा हमारा प्रोहिबिशन एंड सर्टेररी। ये दोनों आपके मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना, दोनों आपके इशू होते हैं अगेंस्ट लोअर कोर्ट। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया अगेंस्ट हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट ने इशू किया अगेंस्ट उसके भी नीचे वाले कोर्ट्स के अगेंस्ट। तो आपका कोई हायर लेवल का कोर्ट अपने से नीचे लेवल के कोर्ट को
ये ऑर्डर पास करता है। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया बिहार के किसी मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा कि अरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, तुम्हारा जूरिसडिक्शन खाली यूपी में है, तुम बिहार के मसले कहां सुन रहे हो भाई, प्रोहिबिट करो उसको, छोड़ो, तुम उसको मुद्दे को छोड़ दो। ये होता है प्रोहिबिट करना, कि जब हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को रोक देता है कि भाई तुम जजमेंट मत दो, ये तुम्हारे औकात की बाहर की चीज, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। दूसरा है सर्टेरोरी। सर्टेरोरी भी में सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि सर्टेरोरी में हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को रोकता भी है एंड साथ में उसको करेक्ट भी करता है। ओके, तो प्रोहिबिशन का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला कि भाई तुम यार ये बिहार वाले मुद्दे पर जजमेंट क्यों दे रहे हो, ये था रोक देना, प्रोहिबिशन। लेकिन रोक कर ये बोलना कि भाई सुनो, ये केस मुझे ट्रांसफर करो, तुम मत करो, इसमें क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या है? यहां पर आपने ना सिर्फ रोका, बल्कि आपने वो मुद्दा अपने पास मंगा लिया और आपने उस पर सुनवाई की। तो सर्टेरोरी में क्या होता है दोस्तों, आप स्टॉप भी करते हो अपने से लोअर कोर्ट को एंड उस टॉपिक को फिर खुद डील करते हो उससे, ये होता है सर्टेरोरी। तो दोनों प्रोहिबिशन एंड सर्टेरोरी दोनों आपके दोस्तों इशू होंगे अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज। ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं होता, ये जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू होता है, या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू होता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू होगा। क्वाजी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके पास जज वाली पावर होती है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी। ओके, तो इनके पास थोड़ा बहुत हक होता है, जज वाले पावर होते हैं, इसलिए इनको आप क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं। अब एक डिफरेंस है दोनों में, कि जो आपका सर्टेरोरी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। और यहां से बनता है सवाल आपके पेपर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। हम लोग रिट पढ़ रहे हैं, रिट का मतलब क्या है कि देखो, रिट इशू करने की पावर हमारे देश में केवल 2 लोगों के पास है, और ये भी आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है। कोई आपसे पूछे कि रिट कौन कौन इशू कर सकता है, तो रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, एंड दूसरा रिट इशू कर सकता है दोस्तों हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट इशू करता है रिट अंडर आर्टिकल 226। अब मजे की बात यह है कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट इशू करने से। ओके, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से कि भैया हम तो इस मुद्दे को नहीं देखेंगे। क्यों? बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट को हाँ या बोलना ही पड़ेगा या देखना ही पड़ेगा मैटर। लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो मना कर दे। क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट का जो रिट वाला पावर है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आर्टिकल 226 में मेंशन है उसका। तो हाई कोर्ट के ऊपर है कि भाई वो सुनना चाहता है नहीं चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि हमारे देश में 2 लोग इशू कर सकते हैं। अब रिट एक प्रकार का ऑर्डर होता है। पहला था हैबियस कॉर्पस, जिसमें कोर्ट क्या इंश्योर करती है कि कोई बंदा जो किडनैप हो गया है, खो गया है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, बस। मैंडमस में केवल सरकारी बॉडीज के अगेंस्ट इशू होता है, जहां पर कोर्ट क्या है, फटकार लगाती है किसी ऑफिसर को कि भाई तो अपना काम करो। उसके बाद प्रोहिबिशन एंड सर्टेरोरी दोनों जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो इशू होंगे होंगे, लेकिन सर्टेरोरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू हो जाता है। और दोनों में ही हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को करेक्ट या रोक रहा होता है। प्रोहिबिशन में रोक रहा होता है, सर्टेरोरी में करेक्ट कर रहा होता है, बस। लास्ट में आता है को वारंटू। अब को वारंटो दोस्तों क्या है? को वारंटो एक प्रकार का, जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है। अब आपको जानना है कि क्या तुम सही में आईएएस ऑफिसर हो। आपके घर में रेड पड़ गई, आपको दिक्कत है कि यार जो बंदा, आपको शक है कि जो बंदा आया था वो फर्जी बंदा था, तो अगर आपको चेक करना है कि क्या वो बंदा अच्छा था, सही था, तो आप को वारंटो रिट का यूज कर सकते हो, जिसमें किसी भी पब्लिक सर्वेंट की आइडेंटिटी आपको बताई जाती है कि हाँ भैया ये फला फला पद पर हैं। यानी अगर आपको जानना है कि कोई बंदा क्या लीगली इंटाइटल्ड है, या कोई बंदा किस पद पर है, लीगली है नहीं है,
क्या तुम सही में आईएएस हो या नहीं हो यार? क्या बंदा वो सही में डीएम था नहीं था? ये चेक करना है, उसके लिए आप को वारंटो लेकर आते हो। यानी को वारंटो किसके अगेंस्ट आएगा? केवल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या कोई स्टेचुरी बॉडी है उसके अगेंस्ट ही आता है। अच्छे से क्लियर है जवानों पार्टी? इसको बिल्कुल आप, इसको आप हार्ट एंड सोल भी बोलते हो एज पर कौन? बी आर अम्बेडकर साहब। भैया बाकी के सब्जेक्ट्स अप टू डेट हैं, बस जीएस का ऑलमोस्ट बैकलॉग है। तो 500 जीएस एंड पॉलिटी कंपलसरी करूंगी, और उसके साथ कौन सा करूं? अरे भाई यार क्या बताऊं, करंट अफेयर कर लेना और क्या। करंट अफेयर अरे क्लियर है। नहीं, प्राइवेट बंदे के अगेंस्ट नहीं आएगा सृष्टि जी को वारंटू। हाँ बिल्कुल, आज तो लग सकता है यार, बिल्कुल लग सकता है। हम्म। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को स्टे करती है वो, उसने क्या उससे साहिल ये होता है कि रोक लग जाती है उस जजमेंट पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाहती है कि भाई नहीं, ये तुम्हारे औकात के बाहर की चीज है, तुम मत करो, ये मतलब होता है उसका। चलो, तो ये सारे आपके दोस्तों रिट्स थे। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर। कौन से अमेंडमेंट्स दोस्तों हमने इसको ऐड किया था, जल्दी बताओ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं भैया, हमने इसको ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, हमने दोस्तों ऐड किया है। ठीक है, पार्ट 4A में मेंशन मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब ध्यान रखो, टोटल आज के दिन हमारी 11 ड्यूटीज हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपने हक तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सो टोटल 11 ड्यूटीज हैं। अब उन 11 ड्यूटी में 10 ड्यूटी को आपने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से, लेकिन एक ड्यूटी को लास्ट में ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट से 2002 में, ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इमरजेंसी के बाद ऐसी रिक्वायरमेंट फील हुई कि भाई हमारे नागरिकों को, और ये ध्यान रखना केवल नागरिकों के लिए है, फॉरेनर से आप उम्मीद नहीं करते कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएंगे। यहां हमारे नागरिक ही नहीं करते तो फॉरेनर क्या करेंगे, है ना? तो आपसे कुछ देश की अपेक्षाएं हैं कि अगर तुम मेरे देश के नागरिक हो, देन ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। कौन कौन सी, आ जाओ। देश के संविधान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की आप रिस्पेक्ट करेंगे। जिन चीजों से हमें आजादी मिली, जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को। भारत की संप्रभुता, अखंडता सबसे ऊपर होगी। अगर कल के दिन वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो सोशल मीडिया पर खाली स्टेटस नहीं लगाएंगे, आकर डिफेंड भी करेंगे देश को। आपसी भाईचारा बढ़ाकर रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, एंड रिनाउंस करेंगे प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखना। महिलाओं का सम्मान करना, या फिर हमारा महिलाओं के डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ भी ना बोलना ना करना, इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी। और आप खुद जान लो आप क्या करते हो दिन भर, है ना? हर बात पे गाली गलौज करते हो, और रील्स क्या करते हो आप जानते हो बढ़िया से। ठीक है, आओ। वैल्यू करो, प्रिजर्व करो रिच हेरिटेज को, हमारे कल्चर की। अपने देश के एनवायरनमेंट को बचाओ, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचा कर रखो, कंजर्व करो। ऐसा नहीं कि तुम फोर्ट गए हो और वहां दिल बना आए, उसमें तीर मार आए और बीच में कुछ लिख दिया रिया। ये मत करो, ठीक है, जो आप करते हो जाकर किले वगैरह में। मयंक अनम्यूट करना जरा। मयंक सिंह चौहान। मयंक सिंह चौहान प्लीज अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। हेलो। क्या मतलब होता है विमेन का? सॉरी सर, वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा। शर्म आती है? मम्मी है?
मम्मी है घर पे? हेलो। हेलो। मम्मी है घर पे? भैया मैं बाहर लाइब्रेरी में पढ़। हाँ, क्या लोगो भाई। चलो, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। आपको पता है समझदार बनना भी, भाई, समझदार बनना भी आपकी एक वो है, फंडामेंटल ड्यूटी। आपको नहीं लगता कि इस ड्यूटी को कम से कम निभा दें? हाँ जी। नहीं यार, पल्वेशिया जी, ये भी नॉन जस्टिसेबल होती है। ठीक है, अब कुछ इसमें फाइन्स वगैरह हैं, कुछ पनिशमेंट हैं, अगर आप नेशनल एंथम या फिर नेशनल फ्लैग के साथ कुछ वैसा करते हो तो तब पनिशमेंट वगैरह हैं। लेकिन आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं करोगे। आप सोचो, अगर ये सोचो जस्टिसेबल होता तो मैं कोर्ट पहुंच जाता, कि कोर्ट में जाके मैं बोलता कि देखो साहिल, साहिल कनौजिया ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं कर रहा है। इसको उठा लो, इसको जेल में डालो। अगर सोचो, अगर ऐसा होता है ना, अगर ये जस्टिसेबल होता कोर्ट में, तब तो भाई बोलते, सब एक दूसरे के लिए पहुंच जाते कि ये समझदार नहीं बन पा रहा है, हमारा लड़का समझदार नहीं बन पा रहा है, माँ बाप पहुंच जाते कोर्ट में ले। तो ये जस्टिसेबल नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कुछ चीजें होनी चाहिए लेकिन होती नहीं। ठीक है, अब कुछ चीजों के ऊपर रूल्स हैं कि आप नेशनल फ्लैग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो तो अलग रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी आपकी ड्यूटीज हैं। और लास्ट में 11th हमारी ऐड हुई थी कि आपका अगर कोई बच्चा कल होगा, कल अगर आपका बच्चा होता है और वो अगर 6 से 14 साल का है, तो उसको स्कूल भेजो। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजोगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, दिस इज योर वन ऑफ ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मेरे भाइयों, ये थी आपकी सारी ड्यूटीज जो ध्यान रखना यहां पर। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी ये। ठीक है, प्रपोज किया गया था, उसके बाद बाकी सारी चीजें क्या हुई है ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, डीपीएसपी इसके पहले आती है। सो पार्ट 4 में आपको मेंशन मिलेगा डीपीएसपी का। अब बहुत ध्यान से देखना, आपने बैच खरीदा, ठीक है, आपके पास फंडामेंटल राइट क्या था, या हमारी राइट आप किन चीज पर बोल सकते हो कि भैया हमें पढ़ाओ। ठीक है, तो जो आप जहां पर जिस चीज के लिए आते हो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट, आप चीजें पढ़ोगे, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। बट उसके साथ में लास्ट में तुम्हें मैं 500 जीके से रिवाइज कराऊंगा, या मैथ्स में आप वो रिवाइज करोगे या गूगल फॉर्म करोगे। ये सारी चीजें हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है कि हम खुद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारा स्टूडेंट जाए पेपर देने तो वो कॉन्फिडेंट रहे, वो गूगल फॉर्म में इतना प्रैक्टिस कर चुका हो कि वो नर्वस ना हो रियल एग्जाम में। ठीक है, मैं उसको लास्ट में 500 जीके से रिवाइज करा दूं, जिससे कि कम से कम वो कुछ ना अगर किया हो तो खाली उतना कर ले, तो कम से कम उसका कट ऑफ तो क्लियर हो जाए। अगर हम ये ना करें, अगर अभी मैं 500 जीके ना पढ़ाऊं, तब भी कोई नहीं बोलने वाला कुछ। आप थोड़ा बोलोगे, अरे भैया 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 बोला था आपने, किया क्यों नहीं, भैया भैया भैया, बस ये करोगे, है ना। बट वो मैं करूंगा, दैट इज माई मोरल ऑब्लिगेशन। बट उस चीज के ऊपर आप कोर्ट नहीं जा सकते, समझे। तो डीपीएसपी जो आपकी दोस्तों होती हैं, ये होती है नॉन जस्टिसिएबल। दे आर नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई हैं, वो कुछ मोरल सजेशन है सरकार के लिए। सरकार से, सरकार को हम कुछ बोलते हैं, या सरकार को बोला है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भैया आप जब कोई रूल बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। अब अगर सरकार नहीं भी ध्यान रखती तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये चीज जस्टिसेबल नहीं है। केवल फंडामेंटल राइट होता है जस्टिसेबल, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स आर दोस्तों जस्टिसेबल, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी या इवन प्रैम्बल, ये तीनों चीजें दोस्तों हमारी होती हैं नॉन जस्टिसेबल। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ओके, राइट। तो भैया जी, यहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली थी।
नोवेल फीचर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, अबाउट दिस हार्ट एंड सोल आप बोलते हो, आर्टिकल 32 को, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये अलग अलग कमेंट्स हैं हमारे, इसको हमने लिया है फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, ध्यान रखना। अब नीचे आर्टिकल्स हैं, आप रीड कर लेना, आपके लिए है। तो यहां पर ना सरकार को ड्यूटीज बताई गई हैं कि यार देखो, आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम ऐसे रूल बनाए सरकार जिससे हम अपने जंगल को बचा पाए, ठीक है, ऐसे अलग अलग अपने हम मॉन्यूमेंट को बचा पाए। फ्री लीगल एड हो गरीबों के लिए, गरीबों की मदद के लिए कुछ हो, हम इंटरनेशनल पीस बढ़ा पाए। तो ये अलग अलग आर्टिकल्स यहां पर मेंशन है, राइट, पढ़ लेना इसको। अगेन ये चीजें जस्टिसेबल नहीं है, ये चीजें आपकी क्या थी, ये चीजें हमारी खाली इतनी है कि भाई सरकार जब भी रूल बनाए तो सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, बस इतनी सी बात, ठीक है भाई, परफेक्ट। तो ये था आपका डीपीएसपी। तो अभी तक ध्यान रखना डीपीएसपी में क्या है, राइट। कल की शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी थी आकाश, ये आपको याद है ना भाई, हमने ऑलरेडी स्टैटिक क्लास की है डिफेंस वाली, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है पूरा डिफेंस? और ये नहीं याद करोगे तो भाई कोई तरीका नहीं है, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूशन याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आपको याद करने ही पड़ेंगे यार। आपको मिसाइल्स याद करनी पड़ेंगी, नेचर याद करना पड़ेगा, भैया एक्सप्लेन यूसीसी, नहीं सारे आर्टिकल याद नहीं करने, जो मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट बस वही याद करने। यूसीसी का मतलब होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, जैसे अभी क्या है, अभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। जैसे मुस्लिम्स में शादी के अलग नियम है, हिंदू में शादी के अलग नियम है, या डिवोर्स के अलग नियम है, या फिर इनहेरिटेंस के अलग नियम है कि भाई माँ बाप की चीजें किसको मिलेंगी, बेटे को मिलेंगी, बेटी को मिलेंगी। तो अलग अलग धर्मों में ना अलग अलग नियम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह होता है कि सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म रूल, ये मतलब होता है यूसीसी का। यस सर, बहुत ज्यादा अच्छी थी, डाउनलोड करके फैमिली ग्रुप में भेजी थी, भैया गाइडेड मिसाइल पढ़ा रहे हैं, बहुत खुश हुए देखकर। ये कौन से घर वाले हैं भाई तुम्हारे, खुश हो गए? तुम्हें मारा नहीं? ऐसे घर वाले सबको मिले हैं। करंट चेल्सी हम अभी एक क्लास करेंगे, ठीक है, डिफेंस की अभी आपकी इसी हफ्ते एक क्लास है, ठीक है, वो मेनली करंट अफेयर पे फोकस होगी। बस ये क्लास और जो बैच में आपने कर रखा है स्टैटिक वाली, वो क्लास, बस दो ही करना है, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम मेन फोकस और जो मैक्सिमम सवाल सीडीएस में या किसी भी एग्जाम में आते हैं वो आते हैं पार्ट 5 से। और पार्ट 5 में हम डील करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, जिसको आप यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहते हो, उनसे हम डील करते हैं, जहां पर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, अटॉर्नी जनरल और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आर्टिकल 52 पहला ही आर्टिकल जो होता है, उसमें हमें मेंशन मिलता है प्रेसिडेंट का, कि भाई साहब प्रेसिडेंट साहिब होने चाहिए हमारे। अब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन में कौन कौन लोग हैं जो वोटिंग करते हैं? हम लोग तो नहीं करते। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट का दोस्तों चुनाव होता है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है प्रेसिडेंट की वोटिंग या प्रेसिडेंट का चुनाव, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालता कौन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के चुनाव में पहली बात तो कौन वोट डालेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके इलेक्टेड लोग होंगे खाली वही वोट डालते हैं। सो योर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड लोग वोट डालेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्टेड लोग वोट डालेंगे। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिन यूटीज में असेंबली होती है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राइट, इन यूटीज में आपको मिलेगी क्या, इन यूटीज में असेंबली मिलेगी। तो यहां के लोग दोस्तों वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड लोग भी दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं। यानी यहां पर एक चीज ध्यान रखना इंटरेस्टिंग, कि जितने भी नॉमिनेटेड लोग होते हैं
जैसे हम 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, पता होगा आपको, राज्यसभा में हम लोग 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं, राइट। तो ये नॉमिनेटेड वाले लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोकसभा में भी कुछ लोग को नॉमिनेट करते थे, जो भी हट चुका है, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के, यूटीज के, और राज्यों की जो असेंबलीज होती हैं, यानी सारे इलेक्टेड लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो जब मान लो आपने प्रेसिडेंट को चुन लिया, अब अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, रिमूवमेंट को हम बोलते हैं इम्पीच करना। तो अगर आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है तो उसमें कौन कौन वोट डालेगा, ध्यान रखना। तो उसमें सभी लोग वोट डालेंगे, यानी इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड वाले भी। सो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों लोग दोस्तों वोट डालते हैं, यानी राज्यों के लोग यहां पर वोटिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये जब हम प्रेसिडेंट साहब को हम रिमूव करते हैं तो ये ऐसे। भैया वो जो शॉर्ट वीडियो था डिफेंस का, जो वैसे फुल वीडियो बन सकता है यार आकाश, बहुत टाइम लगता है, देखेंगे यार, चलो। सो ये ध्यान रखना कि आपका इंपीचमेंट आर्टिकल 61 में मेंशन है। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट को आपको इंपीच करना है तो वो इंपीचमेंट किसी भी हाउस में हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है। और कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से होता है, यानी 2/3 बहुमत चाहिए होता है आपको उस इंपीचमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से आपको दोस्तों करना हो। अब यहां पर वही बातें लिखी गई, एक बार रीड कर लो भैया। आज देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ स्टेट। हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं पीएम को। प्रेसिडेंट को दोस्तों हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या फर्स्ट नागरिक भी आप बोलते हो। सुप्रीम कमांडर भी आपके होते हैं, यानी जितनी भी आप यहां पर मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत इस चीज के लिए है कि दादाजी हमारे बने सुप्रीम कमांडर, यानी आपके बने वो सुप्रीम कमांडर कल के दिन। देन आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो भाई मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, 100 साल के भी हमारे प्रेसिडेंट साहिब हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 35 साल इनकी उम्र है। 35 ईयर ऑफ एज, मिनिमम 35 साल के आप होने चाहिए, ये ध्यान रखना अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, ठीक है। प्रेसिडेंट को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, 14 डेज का नोटिस पीरियड होगा। आप जब किसी भी हाउस में उनके इंपीचमेंट की बात करोगे ना, तो उसके बाद उनको 14 डेज का नोटिस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास करना होगा। अब जो टर्म होता है दादाजी का हमारे दोस्तों, वो 5 साल का होता है, ठीक है। और अगर इनको रिजाइन करना है तो ये रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो क्या करेंगे बताओ, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो करेंगे वाइस को, और अगर वाइस को करना है रिजाइन तो वो करेंगे प्रेसिडेंट को। दोनों चीज ध्यान रखना। और अगर दोनों को एक साथ करना हो तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि दोनों को एक साथ करना हो, ठीक है। चलो, अब वही बातें लिखी हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। इनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस, रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब को। ये थे हमारे दादाजी, जिनके बारे में आर्टिकल 61 ध्यान रखना। एक और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में दोस्तों मेंशन होता है, पता है क्या, पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब चाहें तो किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। किसी को अगर फांसी भी हो रखी है, उम्र कैद भी हो रखी है, तब भी वो उस सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। लेकिन मुझे बस आप सोचकर ये बताओ कि जो ये प्रेसिडेंट साहब माफ करते हैं सजा को, क्या ये खुद के मन से करते हैं या सरकार के कहने पे करते हैं? क्या ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब अपनी मर्जी से। तो ध्यान रखना, ये मर्जी से नहीं करते, ये करते हैं कैबिनेट के कहने पर, सरकार के कहने पर, ऑन द एडवाइस ऑफ योर कैबिनेट। तो सरकार के कहने पर दोस्तों ये काम करते हैं, खुद से नहीं करते कि हाँ इस बंदे को हम
सजा देंगे, इस बंदे को माफ कर देंगे, खुद से नहीं आता। ठीक है, ये कैबिनेट की सलाह पर करते हैं भाई, खुद से नहीं करते। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट। अब सब कुछ सेम है, बस ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ही इज बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट चेयरमैन है हमारे। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती, बल्कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती। तो जो जो बंदा बनता है वाइस प्रेसिडेंट, वही बंदा बनता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो बंदा प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वही लोग वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ऑल द इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बस ध्यान रखना, सब कुछ सेम है। बाकी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इनको ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। रिजाइन करना है तो किसको करेंगे? दादाजी को करेंगे। खत्म। उसके बाद आर्टिकल 75 में एक बात लिखी होती है, 74 में एक बात लिखी होती है कि हमारे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको पीएम लीड करेंगे। यहां पर हमें मेंशन मिलता है प्राइम मिनिस्टर साहब का। और जो बात मैंने कल आपको बताई थी कि मैक्सिमम हमारे 15% मंत्री हो सकते हैं। यहां एक और आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कहता है कि ये इट इज द ड्यूटी ऑफ पीएम या गवर्नमेंट कि वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे अपना काम। ये बात आर्टिकल 78 में मेंशन है कि टाइम टू टाइम सरकार को, राष्ट्रपति जी को अपना काम बताना पड़ता है कि देखो हम लोग काम क्या कर रहे हैं। ओके, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल कई बार आपके एसएससी से लेकर आपका से लेकर कई एग्जाम में पूछा गया है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। आपने कई बार फोटोज देखी होंगी कि पीएम जी गए हैं राष्ट्रपति भवन बताने, राइट, या कोई मंत्री गया है ऐसे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहां से पीएम जो रियल हमारे हेड हैं, एंड उसके बाद फिर हमारे पार्लियामेंट। तो ये हम कल पढ़ेंगे अबाउट अटॉर्नी जनरल के बारे में, राइट। ये लैंग्वेज वाली चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। याद रखना तीनों अमेंडमेंट को दोस्तों याद रखना। पहला अमेंडमेंट, राइट, फिर दूसरा, उसके बाद लास्ट वाला। 3 अमेंडमेंट पूछता है परीक्षा में हमारे। ये लिस्ट भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं फिर दिखा दूंगा मेन मेन आपके पॉइंट्स। ठीक, फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। स्पीकर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे मिलेगी आपको। एक क्लास और लगेगी, लेकिन 3 क्लास में जो चीजें आप पढ़ेंगे उसके बाहर तुम्हारे पॉलिटी में कुछ आएगा नहीं। एक सवाल आपका ये आता है, जरा बताओ लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है? जितने भी आपकी यूटीज हैं वो किस किस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, ये बातें भी यहां लिखी गई। ओके, और ये सारे अमेंडमेंट, ऑल दो मैंने आपको लिख के पढ़ाया था ना, ये सारे अमेंडमेंट लास्ट में लिखे हुए हैं, देख लो तुम्हारे लिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं ये सारे लास्ट में लिखे गए हैं तुम्हारे रिवाइज करने के लिए भैया। यहां से सवाल पक्का आता है। एजी के बारे में पढ़ेंगे कल हम लोग। अच्छा लगा? एक्टर को क्यों करते हैं नॉमिनेट यार? वो कहीं ना कहीं उसका होता है सीन यार, पॉपुलैरिटी का। यूट्यूब पे क्लास है, बट यार यूट्यूब का लाइव का इशू चल रहा है भाई, कोई लाइव नहीं कर पा रहा है। देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। सीएजी, हाँ सिद्धार्थ कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल अपना खत्म हो जाएगा। अदिति यार, जो लास्ट में हम क्लास करेंगे उतना ही कर लेना बस, 200 वाली। और अभी जो यूट्यूब पे होगी ना मैथ की, बस उतना ही कर लो। अब तो मतलब बेयर मिनिमम उतना ही कर लो, और क्या करोगे बस। इसको मैं वो करके भेज दूं, ओके, कंप्रेस करके भेज दूं, ठीक है। आर्टिकल 78 में ये था कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट साहब को, या इट इज ड्यूटी ऑफ पीएम कि वो कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट साहब को कि सरकार काम कैसे कर रही है, कहां पे काम कर रही है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड रिवाइज करके आना अगली क्लास में। कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप दूसरा कुछ पढ़ोगे। ठीक है, एंड हाँ 500 जीके मैं बना रहा हूं भाई, परेशान मत हो। 500 जीके में पता है
पॉलिटी के भी क्वेश्चन होंगे और बहुत खटखट करोगे आप, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। और उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, उसमें एडसिल जो आपकी संस्था है जो नए सवाल बना सकती है वो भी होंगे। तो वो 500 तो बिल्कुल करके जाना ही जाना है आपको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।